राम राम जी। कैसे हैं आप लोग। हम पहले पार्ट के बाद उसी के कंटिन्यूएशन में आज दूसरे पार्ट का कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे अब छठे टीम पंजाब के बारे में कि इस बार पंजाब की टीम जो पिछले बार की तुलना में काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने मेगा ऑक्शन में काफ़ी मजबूत टीम चुनी। उन्होंने क्योंकि केएल राहुल के साथ कंट्रोवर्सी के बाद जब केएल राहुल उनके टीम छोड़ के चले गए और तो उनके पास कैप्टनसी के लिए एक ही ऑप्शन बच रहा था, मयंक अग्रवाल। क्योंकि अगर आप मयंक अग्रवाल को कैप्टन नहीं बनाते तो क्योंकि मेगा ऑक्शन में कोई ज़रूरी नहीं था कि आपको कैप्टनसी के लिए एक नया बैट्समैन मिल ही जाता या फिर प्लेयर मिल जाता। तो वो रिस्क ना लेते हुए उन्होंने मयंक अग्रवाल को शुरू से ही कैप्टन घोषित कर दिया और उनके अनुसार टीम को बनाया। क्योंकि उनके टीम में भी ओपनिंग के लिए बैरिस्टो, शिखर धवन, फिर बॉलिंग में कहा जाए तो अर्शदीप से काफ़ी उम्मीद होगी क्योंकि वो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, तो वो काफ़ी घातक भी साबित हुए क्योंकि वो हर बार विकेट टेकिंग ऑप्शन रहे हैं। अब अंडर 19 के चैंपियन राज बाबा को भी इस बार उन्होंने सेलेक्ट किया है। और मिडिल ऑर्डर के बाद बारे में बात किया जाए तो मिडिल ऑर्डर में लियम लिविंगस्टन इस टीम में काफ़ी आकर्षक दिख रहे हैं। लियम लिविंगस्टन काफ़ी महंगे प्लेयर भी रहे हैं क्योंकि पंजाब भी एक वही टीम है कि पिछले बार उनके तरफ से एक कमजोरी ये दिख रही थी कि अगर ओपनिंग बल्लेबाजी पूरी तरह से चल भी रही थी, क्योंकि उस समय केएल राहुल और मयंक अग्रवाल थे, तो अगर के ओपनिंग बल्लेबाजी चलती थी तो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाती थी। और उसके बावजूद भी उनकी बॉलिंग इतनी कमज़ोर रहती थी कि बाकी अपोजिट टीम आसानी से चेज कर जाती थी। और एक ऐसे से कुछ क्लोज मैच रहे हैं जहां पे जो मैच पंजाब को जीतना चाहे था वो अपोजिट टीम जीत के चली गई। तो वो जो कुछ कमजोरियां जो पिछले सेशन में रही वो जरूर ठीक करना चाहेगी। और इनके खाते में भी अब तक एक भी ट्रॉफी नहीं आया है, तो क्या वो भी जिस तरह की धाकड़ टीम इन्होंने बनाया है तो क्या वो इस बार ट्रॉफी का जो सूखा है वो उसे ख़त्म कर पाएगी या नहीं पाएगी, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि आप टीम ज़रूर अच्छा बना लिए हैं, लेकिन जब कागज पे टीम और जब रियल प्रेशर में जो टीम एक खेलती है वो काफ़ी अंतर होती है। चलिए, हमें उम्मीद है कि पंजाब अच्छा ही प्रदर्शन करेगी। चलिए अब बात करते हैं हम राजस्थान रॉयल्स के बारे में। राजस्थान रॉयल ने इस बार अपनी पूरी की पूरी टीम को बदल दिया है और जो मेन प्लेयर दूसरे टीमों के थे उन्हें अपने पाले में कर लाया है। कैप्टन उन्होंने सेम रखा है संजू सैमसन को। राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन पे ही उन्होंने दारोमदार दिया। लेकिन एक भी चीज़ है कि राजस्थान रॉयल्स जो पहले सेशन में जो उन्होंने ट्रॉफी जीती थी उसके बाद उनके खाते में एक भी ट्रॉफी नहीं आई। तो इनके खाते में ट्रॉफी का सूखा नहीं है, लेकिन ज़रूर मलाल होगा कि अब तक उस परफॉर्मेंस जो पहले सीजन में था उसे दोहरा नहीं पाई है और जीतने का प्रयास भी नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कमी रह गई कि हम उस परफॉर्मेंस को दोहरा नहीं पाए। इनके ऑक्शन में जिस तरह की उन्होंने प्लेयर को चूज किया है, काफ़ी आकर्षक प्लेयर चुन किया। उन्होंने बॉलिंग के लिए कुल्टन नायल को चूज किया है जो कि काफ़ी धाकड़ बॉलिंग अच्छा करते हैं। उन्होंने स्पिन का दारोमदार अश्विन को दे दिया है, चहर को दे दिया है। चहर एक टर्निंग पिच पे काफ़ी आकर्षक बॉलिंग प्लेयर लगते हैं। उन्होंने ओपनिंग के लिए उनका बेहतरीन कॉम्बिनेशन रहेगा क्योंकि हमें लगता है कि यशस्वी जायसवाल अगर देवदत्त पड्डीकल के साथ ओपनिंग करते हैं तो मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि बटलर के बारे में कहा जाता है कि वो इंग्लैंड के लिए भी मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग करते हैं, तो अगर उनको थर्ड डाउन में बटलर को उतारा जाता है तो संजू सैमसन उनके साथ थर्ड डाउन चौथे डाउन में उतर के मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते हैं। और फिनिशर के तौर पे कहा जाए तो वो फिनिशर के लिए
जरूर अश्विन बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन हेटमायर उनके लिए काफ़ी फिनिशर के तौर पे एज ए फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि हेटमायर काफ़ी बिग बिग सिक्सेस लगाते हैं। हमने उनके बैटिंग लाइनअप भी देखी हैं और काफ़ी आकर्षक भी लगते हैं अपने बैटिंग में। तो हमें उम्मीद है कि जो सूखा राजस्थान के लिए अभी भी बना हुआ है दूसरे ट्रॉफी के लिए, वो भी इस सीजन उस सूखे को ख़त्म करना चाहेगी दूसरे ट्रॉफी के लिए। चलिए अब बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद के बारे में कहा जाए कि जो पिछले साल की कंट्रोवर्सी था डेविड वार्नर के लिए। डेविड वार्नर एक फॉर्म, पिछले सीजन में वो काफ़ी फॉर्म में जूझ रहे थे, लेकिन डेविड वार्नर को इस बार काफ़ी सस्ते में दिल्ली ने खरीदा और वहाँ पे शायद वो ओपन ही करेंगे। लेकिन हैदराबाद के लिए अब फुल टाइम कैप्टन केन विलियमसन ही है। केन विलियमसन अब फुल टाइम कैप्टन बन चुके हैं। उन्होंने साथ साथ समद और उमराव को एज ए रिटेन किया था, क्योंकि उमराव अगर फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर के पे रन तो बनना ही बनना है। आप कितना ही फास्ट बोले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार धोनी ने कहा था कि मैं फास्ट बॉलर पे उतना बिलीव नहीं करता हूँ, मैं वैसे बॉलर पे बिलीव करता हूँ जो एक्यूरेट बॉलिंग फेंक सके, एकदम लाइन टू लाइन फेंक सके, और जब लाइन टू लाइन बॉलिंग फेंकाती है तो बैट्समैन खुद ही विकेट दे देता है। और फास्ट बॉलर में कहा जाता है कि अगर वो बिना लेंथ लाइन के फेंकते हैं फास्ट बॉलिंग के चक्कर में तो रन भी उतने ही निकलते हैं। और लाइन लेंथ वाले बॉल जो लाइन लेंथ में बॉलिंग करते हैं तो रन भी कम जाता है और विकेट भी वो लेते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और उन्होंने इनके बॉलिंग के बारे में बात किया जाए कि भुवनेश्वर को उन्होंने रिटेन इस बार ऑक्शन में लिया है, लेकिन भुवनेश्वर फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। वो भी ज़रूर T20 मैच में देखने को मिला था कि वो काफ़ी महंगे भी साबित हो रहे हैं, और एज ए ओपनिंग जब बॉलिंग करने आ रहे हैं तो वो मतलब विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्होंने राहुल त्रिपाठी को रिटेन को ऑक्शन में खरीदा है, तो राहुल त्रिपाठी हमें लगता है कि मिडिल ऑर्डर के लिए काफ़ी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस हमने KKR में देखने को मिला था कि राहुल त्रिपाठी काफ़ी अच्छे बैट के साथ लग रहे थे। उन्होंने अब कहा जाए तो जो कंट्रोवर्सी थी हैदराबाद, वो उसे भूल करके अब नए कैप्टन के साथ उतरना भी चाहेगी और नए कम्बिनेशन के साथ ओपनिंग, मिडिल और बॉलिंग कम्बिनेशन के साथ उतरना चाहेगी। और डेविड वार्नर तो अब तो दूसरे टीम में चले ही जा चुके हैं, तो डेविड वार्नर दिल्ली में ओपन ही करेंगे पृथ्वी शॉ के साथ। लेकिन हैदराबाद के लिए 2016 में उन्होंने ट्रॉफी जीता था और एक बार डिफंक्ट टीम डेक्कन चार्जर ने ट्रॉफी जीता था। लेकिन इनके अंडर अपनी इन्होंने तीसरी ट्रॉफी, एक डिफंक्ट टीम के नाम, एक इनके नाम, अब तक नहीं हो पाया, क्योंकि वो भी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, इसलिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में 8 ही टीम थी, लेकिन इस बार 2 नई टीमों का भी आगाज हुआ है। अब वो टीम है एक गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस का कैप्टन हार्दिक पांड्या है, क्योंकि उन्हें जब हार्दिक पांड्या के बारे में एक अच्छा खासा ऑलराउंडर है, लेकिन उन्होंने जब 2 सीज़न बॉलिंग नहीं किया, बैटिंग पे ही फोकस किया, तो उनका महत्व काफ़ी कम हो जाता था, काफ़ी कम हो गया है। क्योंकि बॉलिंग आप नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि मिडिल ओवर में अगर कोई ऑलराउंडर बॉलिंग करता है तो बॉलिंग की जिम्मेदारी लेने पर बाकी जो मेन बॉलर है उस पर प्रेशर कम पड़ जाता है। लेकिन रिलीज़ करने के बाद हार्दिक पांड्या के लिए ठीक ही रहा कि वो गुजरात टाइटंस में एज ए कैप्टन के तौर पे उन्होंने शिरकत किया, और इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा कि नए नए प्लेयर के साथ उनके तरह, क्योंकि शुभमन गिल यहाँ और इनके साथ रिटेन करने वाले प्लेयर में राशिद खान भी थे, जो हैदराबाद छोड़ करके
कुछ उनके साथ भी मनमुटाव हुआ था, तो राशिद खान को यहाँ पे एज ए स्पिनर का जिम्मेदारी देते हुए इन्हें भी 15 करोड़ में रिटेन किया गया था है गुजरात टाइटंस की ओर से। अब इनके बैट्समैन के बारे में बात किया जाए, साहा हमें लगता है कि मैथ्यू वेड जरूर नीचे ही ऑर्डर करेंगे, विकेट कीपर बैट्समैन हैं, तो साहा जरूर ओपनिंग करने के लिए आएंगे ही। बीच में देखा जाए तो मिलर हैं, लॉकी फर्गसन बॉलिंग के लिए काफ़ी मजबूत प्लेयर हैं, क्योंकि जब उनको केकेआर के तरफ से जब शुरुआत में नहीं खिलाया गया था तो पेट कमिंस काफ़ी महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन जब पेट कमिंस के साथ साथ मिडिल और पुरानी गेंद होने पर जब बॉलिंग कराई गई पेट कमिंस और फिर उसके बाद लॉकी फर्गसन, तो उन्होंने विकेट लेकर के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे केकेआर की तरफ से लॉकी फर्गसन। और स्पिनर के लिए राशिद ही रहेंगे, लेकिन ओपनिंग के लिए शुभमन गिल किसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे वो तो जरूर नेहरा सोच ही रहे होंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या का कैप्टन बनना उनके करियर के इस पड़ाव में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित रहेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या अब अपने बैटिंग ऑर्डर में ज़रूर चेंज करना चाहेंगे कि वो मिडिल में आएंगे कि वो नीचे से ही बैटिंग करेंगे। हमें लगता है कि वो मिडिल में आना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए, ये इनका डेब्यू इस टीम का गुजरात टाइटंस का है, तो इनमें भी काफ़ी अच्छा खासा तजुर्बा दिख रहा है, क्योंकि प्लेयर पुराने ही हैं, तो ये भी ट्रॉफी जीतने के हकदार हैं। चलिए, हमें देखते हैं कि ये ट्रॉफी जीत पाते कि नहीं। अब लास्ट एंड फाइनल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में कहा जाए तो ये ऑलराउंडर्स की टीम है। ऑलराउंडर्स की टीम हमें इसलिए भी लग रहा था क्योंकि जब ऑक्शन में गौतम गंभीर जब का फोकस ऑलराउंडर पे ही था। जरूर केएल राहुल अपने पंजाब से मनमुटाव के कारण यहाँ पे आए थे, सबसे खासी महंगे प्लेयर रहे 17 करोड़ में, लेकिन इनके लिए ये भी रहा कि इनका स्पिन डिपार्टमेंट पूरी तरह से कृणाल पांड्या और रवि बिश्नोई संभालेंगे। रवि बिश्नोई को पंजाब ने रिलीज किया था, और एज ए रिप्लेसमेंट क्योंकि मार्क वुड जब चोटिल हो गए तो एंड्रयू टाई को इस बार इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट का जिम्मा दिया गया है। इनके बारे में होल्डिंग इनके मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर हैं जो काफ़ी अच्छे खासे रहे हैं। इनके बारे में एक भी ये कहा जाता है कि ट्विटर पे इनके जर्सी को लेकर के काफ़ी आलोचना हुई थी, क्योंकि इनका जर्सी का डिज़ाइन हमें भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इनके बाद उन्होंने नया जर्सी लॉन्च किया है, वो भगवान गरुड़ के थीम पे आधारित है। देखते हैं कि गुजरात सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस और ये लखनऊ सुपर जायंट्स, ये दो नई टीमें, कैप्टन तो पुराने ही हैं क्योंकि वो दूसरे फ्रेंचाइजी के साथ खेल भी चुके हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो भी इस आईपीएल के 2022 के सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ट्रॉफी पे कब्जा जमाने के भी हकदार हैं, क्योंकि इनके पास भी मजबूत प्लेयर है। ऑलराउंडर जो होते हैं पूरे आईपीएल में काफ़ी मददगार साबित भी होते हैं। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।